व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पेपरों की तैयारी कर रहे हो अच्छे से आप बच्चों। हम लेक्चर नंबर 95 पर पहुंच चुके हैं इस वीडियो सीरीज के। चैप्टर 8 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स करेंगे। आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि अगर कोई शेयर होल्डर पूरा पैसा नहीं देते, तो बार बार कहने पर भी नहीं देते, तो उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए जाते हैं, कोई उनको रिफंड नहीं मिलता। उनके शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने कॉल इन एरियर्स अकाउंट क्रिएट किया होता है वो क्लोज कर दिया जाता है। जितना पैसा उन्होंने एज अ शेयर कैपिटल दिया था वो हम क्लोज कर देते हैं उस अकाउंट को। जितना पैसा एज अ प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम पे करा था वो प्रीमियम अकाउंट में स्टैंड करा रहता है। जितना पैसा उनका स्टैंड कर रहा था एज अनपेड प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, वो डेबिट करके बाहर निकाल दिया जाता है। और जो पैसा एज एक्चुअल उन्होंने पे करा एज अ शेयर कैपिटल, वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डाल दिया जाता है। यही पढ़ा था ना हमने बच्चों। अब हम ये देखेंगे कि सपोज आपने 100 शेयर्स फॉरफिट करे। अब बच्चों कंपनी ये शेयर्स इशू तो करना चाहती है ना, तभी कंपनी ने निकाले थे। मींस कंपनी को अभी पूरा पैसा नहीं मिला, तो कंपनी इन शेयर्स को री इशू करती है। री इशू, ये वीडियो इसके रिलेटेड रहेगा कि क्या री इशू में जर्नल एंट्रीज होंगी, ठीक है, कब कब री इशू किया जाएगा, कितना री इशू करा जाता है, डिस्काउंट पे, पार पे, प्रीमियम पे, वो सब डिस्कस करा जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा टॉपिक होगा। आप जल्दी से कॉपी पेन निकालो और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों देखो, री इशू में क्या है। लेट सपोज कंपनी ने 100 शेयर्स फॉरफिट करे, 100 शेयर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये शेयर्स की फेस वैल्यू थी मान लो 10 रुपए, ठीक है। हो सकता है कि ये 100 शेयर्स फॉरफिट करेंगे और कंपनी मान लो 10 रुपए ही लेना चाहती थी। इट मींस कंपनी को 10 नहीं मिले। हो सकता है से मान लो कंपनी को 8 मिल चुके हैं, 8 मिल चुके हैं, ठीक है, 8 मिल चुके हैं ना 10 में से। इट मींस दो ही पेंडिंग रह गए थे ना, दो ही पेंडिंग रह गए थे ना। तो देयरफॉर इट इंप्लाइज कंपनी चाहे 8 तो मिल चुके हैं ना, तो अब जब री इशू करते टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट जो है, मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे सकती है 8 रुपए का। कंपनी कह सकती है कि भाई मैं 2 रुपए का शेयर इशू कर रही हूं बिकॉज मुझे 8 ऑलरेडी मिल चुके हैं। मुझे देखो एक्चुअल में क्या था। एक्चुअल में था कि अगर जो 10 का शेयर है ना, मान लो 10 वाला शेयर है, सपोज वो 10 पे इशू करना है या 10 से ऊपर करना है, यही था ना। अब हुआ ये 10 वाला शेयर कंपनी ने 8 रुपए पहले ही ले चुकी है, तो इट मींस अब चाहे तो कंपनी 8 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं बच्चों, कि री इशू के टाइम जो शेयर्स है ना, वो पार या प्रीमियम पे तो हो ही सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है, एट पार या प्रीमियम, ठीक है। बट डिस्काउंट पर भी कंपनी इशू कर सकती है। अच्छा, डिस्काउंट पे क्यों कर रही है भाई? क्योंकि उसको शेयर का कुछ पैसा पहले मिल चुका है, कुछ पैसा ऑलरेडी ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब वो डिस्काउंट दे सकती है, ठीक है, वो अब डिस्काउंट दे सकती है। एक चीज तो ये क्लियर होगी। सेकंड चीज थी बच्चों कि इस केस में ना इंस्टॉलमेंट्स का काम नहीं चलेगा। लमसम वे में सेटलमेंट हो जाएगा एक ही बार, और एक ही बार तुरंत अलॉट हो जाएंगे, तुरंत अलॉट हो जाएंगे। कहने का मतलब कहने का मतलब अब कंपनी बार बार वो काम नहीं करेगी कि पहले थोड़ी देर पैसा रखेगी बाद में अलॉटमेंट करेगी।
अब ये तुरंत अलॉटमेंट कर दिया जाएगा एंड फुल पेमेंट करा जाएगा, फुल पेमेंट पे, इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। क्लियर है बच्चों? इंस्टॉलमेंट सिस्टम इसमें अप्लाई नहीं होगा, शेयर्स तुरंत अलॉट कर दिए जाएंगे और एक ही बार में ये पेमेंट लिया जाएगा। और कंपनी डिस्काउंट क्यों दे रही है? बिकॉज उसने शेयर की फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ऑलरेडी कुछ पैसा पहले ले लिया था। तो भाई ले लिया था तो वो तो छोड़ा जा सकता है ना, वो तो मैक्सिमम उतना छोड़ा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? देखो, अब फेस वैल्यू मान लो 10 थी, शेयर होल्डर ने 4 रुपए ऑलरेडी पे कर दिए थे, बाकी पेमेंट उसने नहीं करा, तो हमने क्या करा, कंपनी ने ये 4 रुपए पर शेयर फॉरफिट कर लिए। अब कंपनी चाहे, देखो 10 का शेयर है ना, 10 11 12 पे तो इश्यू हो ही सकता है। डिस्काउंट कितना दे सकती है? जितना बच्चों उसने पैसा ऑलरेडी रिसीव कर लिया है ना, इतना डिस्काउंट दे सकती है। कहने का मतलब 10 वाला शेयर, 10 वाला शेयर कम से कम उसको 6 से ऊपर ही करना पड़ेगा। इश्यू प्राइस जो है वो 6 या 6 से ऊपर ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट 4 का देना है, बिकॉज उसने 4 ऑलरेडी रिसीव कर लिया। समझे बात को? क्लियर है ना बच्चों ये? चलो, अब एक बार इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। री इश्यू मान लो एट पार करा, एट पार, भाई कंपनी ने बिल्कुल तरस नहीं करा, उसने कहा अगर हमने पहले कुछ पैसा ले भी लिया ना, अब हम पूरे का पूरा शेयर एट पार इशू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया बच्चों, देखो जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। सर पिछले केस में तो आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट करते थे, या शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में करते थे, और फिर बाद में आप कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, ऐसा ही करते थे ना। बट बच्चों इस केस में क्या है, क्योंकि री इशू में तुरंत अलॉटमेंट है, तुरंत अलॉटमेंट है, तो हम वो बीच वाली स्टेज कट कर दी और डायरेक्टली हमने शेयर कैपिटल में पैसा डाल दिया। क्लियर है बच्चों? ये एट पार इशू हुआ है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, ना ही कोई उन्होंने प्रीमियम लिया। ठीक है, क्लियर? सपोज, सपोज प्रीमियम पे हुआ, मान लो 10 वाला शेयर 12 में, तो कोई इशू नहीं है सर, है तो 10 वाला ही ना। इट मींस शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में तो 10 ही जाएंगे, शेयर कैपिटल में तो 10 ही जाएंगे पर शेयर, एंड प्रीमियम अकाउंट में, प्रीमियम अकाउंट में 2 रुपए जाएंगे, दैट इज इस तरीके से 12 पूरे होंगे। कहने का मतलब बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। क्लियर है बच्चों? आप हमेशा बैलेंस शीट ध्यान रखनी है आपने। देखो, एसेट लाइबिलिटी, जब पैसा आएगा तो एसेट बढ़ता है, बैंक अकाउंट बढ़ गया। हमने सीधे का सीधा, क्योंकि तुरंत अलॉटमेंट हो जाती है, तो पैसा हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे। तो क्या सारा शेयर कैपिटल में डालोगे? नहीं सर। क्यों, क्या करोगे सर? 10 रुपए शेयर कैपिटल में रखेंगे एंड 2 रुपए पर शेयर प्रीमियम में डालेंगे। और जो लाइबिलिटी रहती है ना बच्चों, जो लाइबिलिटी है वो शेयर कैपिटल की ही रहती है, इंटरनल लाइबिलिटी। क्लियर है? जो प्रीमियम का है ना, ये प्रॉफिट नेचर है, ये प्रॉफिट नेचर की चीज है। ये कंपनी बोलती है ये तो हमने खुद कमाया है। क्लियर? ये हम एज अ इंटरनल लाइबिलिटी नहीं मानेंगे। क्लियर है? कहने का मतलब अगर एट पार में इशू हुए फिर भी सिंपल एंट्री है, प्रीमियम पे इशू हुए फिर भी सिंपल एंट्री है। थोड़ा सा इशू आता है जब बच्चों डिस्काउंट पे होता है। अब वो देखते हैं होगा क्या। लेट सपोज डिस्काउंट पे इशू हुए, मान लो 10 वाला शेयर था, लेट सपोज 10 वाला शेयर था, ऑलरेडी ऑलरेडी आप 4 रुपए रिसीव कर चुके थे, आपने अब 10 वाला शेयर 8 में इशू कर दिया, आपने 10 वाला शेयर 8 में इशू कर दिया, तो करोगे क्या? मींस शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में देखो, शेयर कैपिटल में अब कितने रुपए जा रहे हैं? 8 रुपए जा रहे हैं ना। बट बच्चों उसने तो 10 चाहिए थे उसको, तो वो क्या करेगा बच्चों? एंट्री क्या होगी? 8 रुपए गए तो सीधे सीधे गए ही गए, क्योंकि अभी पेमेंट हमें आया है। ठीक है, बाकी के जो 2 रुपए रह गए ना, वो हम शेयर फॉर फीचर से निकाल लेंगे, शेयर फॉर फीचर से। देखो,
फॉर फीचर का भी तो क्रेडिट बैलेंस है ना, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, तो भाई इसका थोड़ा सा क्रेडिट बैलेंस इधर शिफ्ट कर देंगे। सर वो कैसे? यार कमाल है, इसको आप डेबिट कर दोगे और वहां पे उतना ही क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एक लेजर अकाउंट से दूसरे में बैलेंस ही ट्रांसफर करना है ना, सेम नेचर का बैलेंस है। शेयर कैपिटल भी क्रेडिट है, शेयर फॉरफीचर भी क्रेडिट है। कहने का मतलब हर एक शेयर पे 8 रुपए तो अब री इशू के टाइम शेयर होल्डर ने ही पे कर दिए, वो तो बल्ले बल्ले है। जो 2 रुपए का घाटा पड़ रहा था, एक्चुअली में 2 रुपए का डिस्काउंट दिया मीन्स 2 रुपए का घाटा पड़ रहा है, वो घाटा हमने शेयर फॉर फीचर से पूरा कर लिया। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है ना? तो एंट्री क्या आएगी बच्चों? देखो, बैंक अकाउंट में पैसा आया, डेबिट कर दिया। शेयर कैपिटल में पैसा गया बट बैंक अकाउंट से कम गया, बाकी पैसा हमने शेयर फॉर फीचर से निकाला है। मतलब जो डिस्काउंटेड पैसा है, जो डिस्काउंटेड पैसा है, ठीक है, वो हमने वो हमने शेयर फॉर फीचर अकाउंट से निकाला है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से निकाला। क्लियर है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस था। लेट्स सपोज शेयर फॉर फीचर अकाउंट था ये, ठीक है, मान लो ये उसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब उसका क्या था? क्रेडिट बैलेंस, ये था 1000 रुपया पड़ा हुआ था। क्लियर है? अब हमने इसमें से 200 रुपया निकालना है, तो क्या करेंगे भाई? क्रेडिट बैलेंस रिड्यूस करना है तो डेबिट साइड 200 की एंट्री कर दो, ताकि नेट इसमें 800 रह जाए। यही रहेगा, ऐसे ही करेंगे ना। मींस शेयर फॉर फीचर अकाउंट को 200 का डेबिट लगा देंगे और शेयर कैपिटल में 200 क्रेडिट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये शेयर कैपिटल जो है ना, ये दिस प्लस दिस है, ये ऐड होना चाहिए। क्लियर है? फॉर फीचर अकाउंट से उतना ही अमाउंट निकालना है बच्चों जितना नुकसान हो रहा है आपको, ये ध्यान रखना है। फॉर फीचर अकाउंट से उतना ही पैसा निकालना है जितना आपको नुकसान हो रहा है, और बाकी जितना पैसा रह गया, बच्चों, वो प्रॉफिट है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? एक बार बच्चों फिर से समझ दो प्रॉफिट कैसे हुआ। लेट्स सपोज 10 का शेयर था, मान लो 10 का शेयर था, आपको 4 ऑलरेडी मिल गए थे, ठीक है, पर क्योंकि बंदे ने पेमेंट नहीं करी, आपने जब्त कर लिए, री इशू करा। लेट्स सपोज री इशू करा, अगर आपने 10 पे करा, ठीक है, 10 का शेयर 10 पे कर दिया, वेल एंड गुड होगा, कोई चक्कर नहीं, एट पार। इट मींस वो जो पहले 4 मिले थे वो प्रॉफिट हो गया, 4 पे। क्लियर आ गया? अगर 10 का शेयर आपने 12 पे इशू कर दिया, फिर भी बल्ले बल्ले होगी। इट मींस जो पहले 4 थे, पहले वाले 4, वो प्रॉफिट में आ गया। क्लियर है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ओके, अच्छा, अगर री इशू के टाइम आपने 10 वाला शेयर 9 में री इशू करा, एक का घाटा हो रहा है ना आपको, तो आप क्या करोगे? एक का वहां से निकालोगे, कहां से? जो ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये 10 पूरे हो गए, अब वहां पे कितने रह गए बच्चों? 3। इट मींस ये 3 का प्रॉफिट हो गया बच्चों। अगर 10 वाला शेयर आप 6 में इशू करते, घाटे पे करा है ना, तो बाकी के 4 आप उस अकाउंट से पूरे कर लोगे जो आपके पास पड़े हैं। तो इट मींस अब टोटल 10 थे, 4 पहले ले लिए, 6 अब, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है बच्चों? तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट हो गया खाली। क्या 6 से नीचे जा सकते हो? नहीं सर। क्यों? मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही देना है जितना ऑलरेडी पैसा हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है। और जितना बच्चों प्रॉफिट हुआ ना, जितना सबसे पहले प्रॉफिट हुआ, वो सारे का सारा जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाता है। कहने का मतलब आप क्या करोगे? प्रॉफिट एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे, अगर सारे का सारा ही शेयर फॉर फीचर में जितना पैसा पड़ा वो प्रॉफिट है, तो आप सारे का सारा शेयर फॉर फीचर को डेबिट कर दोगे, शेयर फॉर फीचर को डेबिट कर दोगे और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है? अगर सारे का सारा ही हो गया। अगर सारे का सारा नहीं है, कभी कभार बच्चों आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरे के पूरे शेयर्स भी री इशू नहीं करे जाते, तो फिर जितने इशू हो गए हैं ना, आप प्रॉफिट उतने के कॉरस्पॉन्डिंग ही निकालना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस ही आपको फॉर फीचर से निकाल के रिजर्व में डालना है।
क्लियर है बच्चों? आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। अभी आप जस्ट एंट्री देखो कि फॉर फीचर में जो पैसा पड़ा है वो, आप अगर वो सारे का सारा ही प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, उस सारे के सारे को रिजर्व में शिफ्ट कर दोगे। उस सारे के सारे को आप रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट कर रहे हो। अगर अगर सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इशू नहीं होते तो आप जितने री इशू हुए हैं ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट निकाल लो और उतना ही आप शिफ्ट करो बस। बाकी का जितना बैलेंस रह गया ना वो फॉर फीचर अकाउंट में ही स्टैंड करता रहेगा। ये चीज बच्चों मेरे समझाने से नहीं आपको समझ आएगी, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आगे, ठीक है? जय हिंद। फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर फॉरफिट हुए थे, 100 शेयर फॉरफिट हुए थे जिसमें ऑलरेडी 800 मिल चुके हैं, मींस 8 रुपए की पेमेंट पर शेयर तो हो गई थी, ठीक है? सिर्फ 2 रुपए ही पेंडिंग थे। अब इट मींस हमने क्या करा, सारे शेयर्स फॉरफिट कर लिए, एट पार इश्यू थे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है 800 रुपया, 800 रुपया पड़ा है। अब आगे केसेस देखते हैं। सपोज मैं 100 के 100 शेयर ही या एट पार या एट प्रीमियम इशू कर देता हूं, मैं कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो इट मींस कोई चक्कर नहीं है सर, कर दिया। इट मींस फॉर फीचर अकाउंट से कुछ निकालने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी सर, क्योंकि घाटा ही नहीं हुआ, अभी री इशू में अभी घाटा ही नहीं हो रहा, तो फॉर फीचर को क्यों छेड़ेंगे? तो इट मींस फॉर फीचर का सारा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में आप शिफ्ट कर दो, वो सारे का सारा प्रॉफिट ही है। क्लियर है? अब ये देखो, अगर आप शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हो, डिस्काउंट का मतलब घाटा हो रहा है, ठीक है? डिस्काउंट का मतलब घाटा हो रहा है, आपने पर शेयर 1 रुपए का घाटा लिया, 100 शेयर इश्यू करे, इट मीन 100 रुपए का आपको घाटा अभी पड़ रहा है, तो भाई आप घाटा तो नहीं होने दोगे, आप वो 100 रुपए का घाटा शेयर फॉर फीचर से निकालोगे। कहने का मतलब शेयर फॉर फीचर अकाउंट से आप पैसा निकालोगे 100 रुपया, 700, बाकी देखो 900 रुपया तो आपको आ ही गया, बिकॉज 9 रुपी पर शेयर का पड़ा है, 100 शेयर थे, 900 तो आ ही गया, 100 का पड़ रहा था घाटा, वो आपने निकाल लिया कहां से? फॉर फीचर अकाउंट से निकाल लिया, उसको डेबिट कर दिया एंड शेयर कैपिटल में 1000 डल गया। अब ये जो 100 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर फीचर में कितना पैसा रह गया सर? 800 था, 100 चला गया, 700 रह गया, तो ये 700 बच्चों प्रॉफिट है, इसको आप कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट कर दोगे, तो फॉर फीचर अकाउंट क्लोज हो गया। क्रेडिट बैलेंस था ना उसका 700 में, तो अब उसको आपने डेबिट कर दिया, ये क्लोज कर दिया, और उसका जितना बैलेंस था वो कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है बच्चों? यहां तक तो ठीक है। बात आती है जब पूरे शेयर्स इशू नहीं करे जाते, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 500 शेयर इशू करे, तब क्या होगा बच्चों? देखो देखो, 100 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग, 100 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना पैसा पड़ा फॉर फीचर में? 800। तो 50 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर फीचर में कितना पड़ा बच्चों? 400। कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब हम 50 की बात ही करेंगे और यहां पे 400 की बात ही करेंगे, ठीक है? अब देखो होगा क्या। अब अगर आपने 50 शेयर एट पार या एट प्रीमियम इशू कर दिए, तो इट मींस बेचने पे अभी आपको कोई घाटा तो नहीं हुआ ना, तो इट मींस वो 50 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी पैसा है वो प्रॉफिट ही है। तो इट देयरफॉर क्या होगा, अब 800 नहीं जाएगा, अब 400 रुपया आप फॉर फीचर से निकालोगे और कैपिटल रिजर्व में डालोगे, ये प्रॉफिट हुआ आपको, क्योंकि वो 50 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग तो फ्री फंड का पैसा पड़ा है, तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना आएगा? 400। और जो बकाया 400 है बच्चों, वो फॉर फीचर अकाउंट में स्टैंड करता रहेगा। क्लियर है यहां तक कि 50 शेयर री इशू कर दिए एट पार या एट प्रीमियम। अब देखना, अब 50 शेयर आप री इशू करोगे एट डिस्काउंट। अब देखो, आपने डिस्काउंट दे दिया पर शेयर 1 रुपी, इट मींस 50 शेयर के पीछे आपको 50 रुपए का घाटा पड़ रहा है, ठीक है? 50 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग पैसे पड़े कितने हैं? 400। 400 पड़े हैं ना 50 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर फीचर में, 50 का घाटा पड़ा, इट मींस 50 आपने वहां से निकाल लिए, तो बचे कितने? 350। तो प्रॉफिट कितना आया बच्चों? अब 350। क्लियर है? 50 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है 350, तो ये 350 बच्चों अब फॉर फीचर से निकाल के कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट कर दोगे। और जो शेयर कैपिटल की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल में 50 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग 10 रुपए थे ना, आना तो 500 ही था, आना तो 500 ही था,
ठीक है, लाइबिलिटी तो 500 की बननी थी, जिसमें से 450 तो सीधा आ गया, 50 रुपए हमने फॉर फीचर अकाउंट से निकाल लिए। क्लियर है? मतलब देखो, जब भी बच्चों री इश्यू करते टाइम आप डिस्काउंट दोगे ना, डिस्काउंट का मतलब आप घाटा ले रहे हो। 10 की चीज अगर आप 5 में बेच रहे हो तो आप 5 रुपए का घाटा ले रहे हो, बिकॉज आप बुक्स में शेयर कैपिटल में तो 10 रुपए ही डालोगे, उसमें आप 10 रुपए डालोगे, आपने 5 रुपए का घाटा लिया। ये 5 रुपए आप बच्चों फॉर फीचर से निकाल लोगे। फॉर फीचर में भी तो पहले के पैसे पड़े हैं ना, तो वो वहां से आप निकाल लोगे। क्लियर है? इसीलिए मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही देना है बच्चों जितना कि फॉर फीचर में पैसा पड़ा है। मान लो 50 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग 400 रुपया पड़ा है ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 50 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग 400 ही देना है, इससे कम ज्यादा नहीं देना। ज्यादा है ही नहीं है पैसा, तो फिर कैसे दे पाओगे? क्लियर है बच्चों यहां तक कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम री इश्यूड शेयर्स का ध्यान रखना है आपको कि री इश्यूड शेयर्स हैं कितने, उनके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर फीचर में पैसा कितना पड़ा है, और डिस्काउंट उनके कॉरस्पॉन्डिंग कितना दिया है, तो उतना ही पैसा निकालो, और जो बाकी पैसा रह गया वो रिजर्व में चला जाएगा। और जो अभी अनइश्यूड शेयर्स हैं बच्चों, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पैसा तो फॉर फीचर में पड़ा ही रहेगा। क्लियर है? ये क्लियर है ना? एक बच्चों री इशू में कॉन्सेप्ट आता है पेड अप वैल्यू का। कभी भी ना, जब आप री इशू का क्वेश्चन देखोगे ना, आपको ऐसे गिवन होगा, पेड अप 8 इशूड एट 7, ऐसे गिवन हो। इसका मतलब पता है क्या? पेड अप 8 या फुली पेड अप 9 इशूड एट 7, इसका मतलब पता क्या है बच्चों? पेड अप 8 का मतलब है कि 8 वाला मतलब कंपनी जो इंटरनल लाइबिलिटी मैक्सिमम लेगी ना, इंटरनल लाइबिलिटी वो 8 लेगी, वो अब 10 नहीं लेगी। मतलब पेड अप 8 का मतलब है कि अब कंपनी लाइबिलिटी 10 नहीं मान रही, वो पेड अप वैल्यू 8 मानेगी अपनी, 10 नहीं मानेगी। इशू डॉट 7 मतलब अब डिस्काउंट कितने का मिला, 8 मान रही है ना, तो डिस्काउंट साथ में इशू हुआ, तो डिस्काउंट कितना है बच्चों? 1 रुपए का। अब आप इसको 10 बेस नहीं मानोगे। जब पेड अप गिवन आ गया ना, तो बेस शुड नॉट बी टेकन एट 10, बेस शुड नॉट बी 10। क्लियर है? बेस 8 ही रहेगा आपका। क्लियर है? तो इस केस में आपने ये ध्यान रखना है कि पेड अप वैल्यू क्या गिवन है, ये री इशू में ही बात आती है। ठीक है? अगर पेड अप वैल्यू का मतलब होता क्या है कि भाई कितना अमाउंट कंपनी अब मान रही है, कितना अमाउंट कॉल कर चुकी है, फॉर फीचर तक कितना अमाउंट कॉल करा है। अब सपोज जब जब फॉर फीचर हुआ, कंपनी ने 10 में से केवल 8 ही कॉल करे थे, तो हम 8 को यह बेस मान के चलेंगे। क्लियर है बच्चों? कंपनी लाइबिलिटी 8 की ही लेगी। क्लियर है? अब देखो, अगर गिवन हो कि फुली पेड अप है, फुली पेड अप इशूड एट 7, इसका मतलब 10 वाला शेयर 10 का ही है, 10 वाला है शेयर अगर फुली पेड अप है, तो इशूड एट 7 इट मींस डिस्काउंट जो दिया है वो 3 रुपए का है। अब ये 10 वाला इट मींस जो इंटरनल लाइबिलिटी है, जो इंटरनल लाइबिलिटी है शेयर कैपिटल में, वो 10 ही आएगी बच्चों। क्लियर है? वो 10 ही आएगी। अब डिस्काउंट मिला है 3 का। क्लियर? अच्छा, अगर सिंपल गिवन हो कि री इशूड एट 7, मतलब पेड अप के बारे में साइलेंट ही है काम कि फुली पेड अप है या पेड अप कितना है, तो बच्चों आप थोड़ा सा पीछे चले जाना क्वेश्चन में कि पहले क्या दिया हुआ है। अगर पहले फुली पेड अप लिखा हुआ है तो 10 को बेस मान लो। अगर पहले लिखा हुआ है कि 8 पेड अप थे तो 8 को बेस मान लो। अगर पेड अप के रिलेटेड साइलेंट है तो आपको एज्यूम नहीं कर लेना कि फुली पेड अप है, आप थोड़ा पीछे जाके स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? समझ आया बच्चों? अब इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। जैसे मान लो 7 का ही शेयर है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है कि भाई फुली पेड अप एट द रेट 7 एंड ₹8 पेड अप एट द रेट 7, इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? हो तो साथ में ही री इशू रहा है ना, तो ये दो टर्म्स में डिफरेंस क्या है बच्चों? अगर फुली पेड अप लिखा है इट मींस कंपनी अपनी लाइबिलिटी मानेगी फुली 10 की। अगर 8 पेड अप लिखा है तो कंपनी लाइबिलिटी मानेगी 8 रुपए। क्लियर है बच्चों? ये लैंग्वेज आपने बहुत ध्यान से देखनी है। जैसे बच्चों होता क्या, कंपनी कभी कभार मान लो 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, कंपनी कॉल ही करती है सिर्फ 90 रुपए, 90 रुपए, 10 रुपए कॉल ही नहीं करती है। 10 रुपए कंपनी बोलती है मैंने कभी कॉल करने ही नहीं है।
ठीक है, तो हम 90 को ही बेस मानते हैं बच्चों। फिर कंपनी क्या करती है, लायबिलिटी भी 90 ही लेती है कंपनी। लायबिलिटी भी कंपनी 90 की ही लेगी। क्लियर है? अगर ये शेयर उसने 90 ही कॉल करे हैं तो उसमें आएगा लिखा हुआ कि ₹90 पेड अप। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या लिख रखा है। क्लियर? तो क्विक एग्जाम पॉइंट क्या आएगा बच्चों, जो री इश्यू है वो डिस्काउंट पे भी हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी ने शेयर का कुछ पैसा पहले ले रखा है, तो वो मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकती है जितना उसने पहले ले लिया है, जितना अमाउंट फॉरफिट कर लिया है। क्लियर है? तो जब वो डिस्काउंट देगी तो जितना उसको घाटा हो रहा है ना, वो फॉर फीचर अकाउंट से पूरा करेगी। क्लियर? मतलब उतना फॉर फीचर अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर करा जाएगा टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। क्लियर है? एंड जितना पैसा रह गया फॉर फीचर में, कॉरस्पॉन्डिंग टू री इश्यूड शेयर्स, हमेशा याद रखना है, री इश्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मान लो 400 शेयर फॉरफिट करे, मान लो 400 शेयर्स फॉरफिट करे, ठीक है, 400 शेयर्स फॉरफिट करे, तो हुआ ये कि कंपनी ने 400 में से री इश्यू सिर्फ 100 ही करे, 100 ही करे। तो अब आपने जब डिस्काउंट देखना है, आपने 100 के कॉरस्पॉन्डिंग कर देखना है कि 400 शेयर्स फॉरफिट में लेट सपोज 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है फॉर फीचर में, 1 लाख रुपया पड़ा है, तो 100 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/4, 100 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना पड़ा है, 25,000। तो अब ये 100 शेयर जब डिस्काउंट पे इशू करोगे तो आपको घाटा होगा कुछ, मान लो घाटा हुआ 15,000 का, तो वो 15,000 आपने यहां से पूरा कर लिया, तो जो बचा 10,000 वो बच्चों आपका प्रॉफिट है, और उसको आप कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट करोगे। मतलब अब आप करोगे क्या, फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट कर दोगे 10,000 से, बैलेंस ट्रांसफर कर दोगे 10,000 कैपिटल रिजर्व में, और ये जो 15,000 निकाला आपने फॉर फीचर से, ये आप कब निकालोगे बच्चों, जब आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, जब शेयर कैपिटल में आपने एंट्री कर दी। अब फॉर फीचर ये 100 के कॉरस्पॉन्डिंग खाली हो गया। अब उसमें पैसा जरूर पड़ा है, बट वो अनइश्यूड शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पड़ा हुआ है। जब वो उनको इशू करेंगे तब देखेंगे, हो सकता है वो पता नहीं कितने डिस्काउंट पे इशू हो, कितने पार पे हो, क्या प्रीमियम पे हो। ठीक है ना? अब वन लाइन में ये आएगा बच्चों कि री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब है जब कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा इशू करती है, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट तक ही अलाउड होता है, उसको री इशू बोलते हैं। ठीक है? री इशू में कभी कभार जो पेड अप वैल्यू है वो फेस वैल्यू के इक्वल नहीं भी होती। मान लो शेयर 10 रुपए का है, ये गिवन हो सकता है कि पेड अप 7 है, तो 7 वाला शेयर है। ठीक है? तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपने, वो री इशूड शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही करना है, ना कि टोटल फॉरफिटेड शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है? कि एक बार फिर से मैं लिख देता हूं कि जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बच्चों, उसका जो बेस होगा, किस बेस पे करना है, वो री इश्यूड शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है। ठीक है? ना कि फॉरफिटेड शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग, ना कि फॉरफिटेड शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों यहां तक? आई होप बच्चों ये आपको छोटा सा वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपका भाई आपको आंसर करेगा। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमें बस आप मोटिवेट करते रहो, आपको वीडियोस पे वीडियोस आते रहेंगे बच्चों। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही ये चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स खत्म होता है, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिबेंचर्स का शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।